हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखिए ये अवतल दर्पण है ना, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके किसी बिंब मतलब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो आप बताइए जो है कि सीधा प्रतिबिंब किसी भी अवतल दर्पण से कब बनता है। किसी भी अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब हमें बनाना है तो सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु को हम जो है मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो अर्थात वस्तु यही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये मान लीजिए वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, ये जो वस्तु जो रहेगा वो ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच में रहेगा, तभी जो है ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अब आपको क्या करना है कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर बताना है। तो दर्पण की दूरी का परिसर यही है कि मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच में रहेगा वस्तु कि नहीं। अब हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती है। ये सब नियम बताया गया। हाँ, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। इस तरह से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस एफ से होकर से जाएगी। दूसरी किरण जो दर्पण पर क्या होती है, अभिलंबवत गिरती है। तो कोई भी किरण दर्पण पर अभिलंबवत मतलब इस तरह से, देखिए 90 डिग्री कोण बनाती है, दर्पण पर से अभिलंबवत गिरती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है मतलब 90 डिग्री गिरती है, तो वह परावर्तन के पश्चात जो है वक्ता केंद्र सी से होकर जाती है। यहाँ हम बना दे रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। वक्ता केंद्र सी से, यहाँ सी से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात क्या होगी, वक्ता केंद्र सी से होकर जाएगी। समझ में आया। अब ये दोनों किरणें इधर हम बढ़ाएंगे, इसे बढ़ाते जाएंगे, कहीं काटेंगे नहीं। लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाना है और जो है हमें बनाना है सीधा बनाना है। तो सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों परावर्तित किरणें जो आ रही हैं, जो पीछे की ओर जा रही हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें आगे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। किसी एक बिंदु से क्या होती है, इस तरह से किसी एक बिंदु से क्या होती है, इसे आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों परावर्तित किरणें जो निकली हैं इधर, किसी एक दर्पण के पीछे से किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर जो है इस वस्तु ए बिंदु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अब ए डैश से इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे तो ये ए डैश बी डैश ही पूरे वस्तु का प्रतिबिंब है। तो हमने क्या देखा कि जो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बना है कि नहीं बना, प्रतिबिंब जो है वो बिंब मतलब वस्तु से बड़ा बना है। और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति इसमें हमें क्या बताना है कि बड़ा मतलब जो है प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, नेचर जो होगी, वो क्या होगी, आभासी होगी। क्या होगी, जब वस्तु सीधा बनता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आभासी होता है। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। ये तो हो गया कंफर्म एक चीज़। अब कह रहा है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब में बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख भी खींच दिए हैं कि नहीं, हो गया कि नहीं कंफर्म। बस प्रकृति बताना था और रेंज बताना था। रेंज मतलब लिख दीजिए कि जो परिसर है मतलब बिंब का दर्पण से दूरी का रेंज, बिंब मतलब वस्तु, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर जो है मतलब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, परिसर। तो वस्तु कहाँ रहेगा, ये रेंज बताना है। परिसर इसका होगा कि दर्पण के ध्रुव, अवतल दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच में, और मुख्य फोकस एफ के बीच में होगा। वस्तु कहाँ होगा, बीच में। वस्तु का जो परिसर होगा मतलब बिंब का दर्पण से दूरी का जो परिसर होगा वो अवतल दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच में। समझ में आया कि नहीं आया। तो हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा, आगे लिख लीजिए जल्दी से। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी निम्न स्थितियों में
प्रयुक्त दर्पण बताना है। निम्न स्थितियों में क्या बताना है? प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताना है। आपसे ये कहा जा रहा है कि देखिए मान लीजिए कोई कार है, उसके कार के अग्रदीप मतलब हेडलाइट, हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? हेडलाइट जो रहता है ना कार का, जो आगे वाला शीशा, उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो इसका जो पहले का जो उत्तर होगा आपका, कौन सा दर्पण लगाया जाएगा बताइए? हाँ, उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाएगा? उत्तल दर्पण कार का अग्रदीप हेडलाइट में उत्तल दर्पण नहीं लगता है, इसमें अवतल दर्पण लगता है। क्यों मालूम है? क्योंकि देखिए अवतल दर्पण इसलिए लगता है, इसमें कौन सा दर्पण लगेगा? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या करेगा कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये भूल गई। उत्तल दर्पण में जो क्या होता है मालूम है? उत्तल दर्पण में ये जो उभरा हुआ तल होता है ये परावर्तक तल होता है, लेकिन इसमें उभरा हुआ तल पॉलिश किया हुआ तल है कि नहीं है? अंदर दबा हुआ तल परावर्तक तल है ना, यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो दबा हुआ तल होता है क्या होता है? परावर्तक तल होता है। तो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल। तो इसमें अवतल दर्पण इसलिए लगेगा क्योंकि ये अवतल दर्पण क्या करता है? ये मान लीजिए ये मुख्य फोकस, ये मतलब ध्रुव P है और ये मुख्य फोकस F है। अवतल दर्पण क्या करता है कि जो मुख्य फोकस से तमाम किरणें जाती हैं ना, इस तरह से किरणें इस तरह से जो जाती हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से तमाम समांतर किरणें जो आती हैं, ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण क्या करता है? जी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती हैं उन सबको मुख्य फोकस F से होकर जाने देता है कि नहीं देता है? बताइए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को जो है मुख्य फोकस F से होकर जाती है कि नहीं परावर्तन के पश्चात? ऐसे यहाँ से किरण आ रही है, ये भी मुख्य फोकस F से होकर जाएगी। तो इसमें अवतल दर्पण इसलिए यूज किया जाता है कार के हेडलाइट में, क्योंकि जब प्रकाश की किरण जो है, मान लीजिए हेडलाइट, कार का हेडलाइट यहाँ रख दिया जाए, फोकस पे हेडलाइट रख दिया जाए, यहाँ पर जो है ये फोकस पे ये कार का हेडलाइट रख दिया जाए। हेडलाइट मतलब बल्ब जो होता है, फोकस पर मान लीजिए कार का बल्ब रख दिया जाए, कार का जो हेडलाइट का जो बल्ब रहता है रख दिया जाए, तो इस कार के हेडलाइट मतलब बल्ब यहाँ से रख दिया जाए, तो यहाँ से जब किरणें निकलेंगी इस तरह से दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, तो क्या होगा? जैसे बल्ब अंदर ही तो रहता है, कार जो शीशा है, शीशे के अंदर तो बल्ब रहता है, तो शीशा जो ऊपर वाला रहता है, जैसे बल्ब है, बल्ब के ऊपर अवतल दर्पण लगा रहता है। तो जब यहाँ से जब शीशा को मतलब जब बल्ब को हम फोकस पे रख देंगे अवतल दर्पण के, तो जब यहाँ से किरणें निकलेंगी बल्ब से जो किरणें निकलेंगी, तो इस दर्पण से जो है परावर्तन के पश्चात इस तरह से मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जा रही हैं। और समांतर होने की वजह से क्या हो रहा है? समांतर होने की वजह से इसका जो है, इस बल्ब का बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली प्रकाश निकलता रहेगा। समांतर हो जाएगा ना, समांतर किरण पुंज मिल जाएगा इस तरह से, और समांतर किरण पुंज मिलने की वजह से इस अवतल दर्पण द्वारा इस कार के हेडलाइट या कार के बल्ब द्वारा बहुत शक्तिशाली जो है रोशनी मिलेगा। इसलिए हम जो है कार के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, क्योंकि कार का हेडलाइट जो होता है वो मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरणों को क्या करता है? समांतर कर देता है। समांतर मतलब एक शक्तिशाली किरण पुंज के रूप में समांतरित कर देता है, मतलब फैला देता है, इस तरह समांतर कर देता है, जिससे हमें शक्तिशाली क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। ऐसे दूसरा है, दूसरा का उत्तर क्या होगा बताइए? दूसरा का उत्तर क्या होगा कि किसी वाहन का पार्श्व मतलब पीछे, पक्ष दृश्य दर्पण, मतलब किसी वाहन द्वारा अगर हमें पीछे का दृश्य देखना हो, किसी वाहन का जो पार्श्व या पक्ष दृश्य जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? मतलब वो कौन सा दर्पण होता है जो वाहन के पीछे की वस्तुओं को दिखाता है? उत्तल दर्पण। क्या होता है इसमें? कौन सा दर्पण यूज किया जाएगा? उत्तल दर्पण क्या करता है कि किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करेगा? किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ये कौन सा दर्पण होता है? ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल है, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो भरा हुआ तल होता है वो क्या होता है? परावर्तक तल होता है। और यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस, यहाँ ध्रुव है P और ये मुख्य फोकस F है कि नहीं? ऐसे यहाँ कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया इस तरह से, ये AB कोई वस्तु है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को जो है, यह मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है उत्तल दर्पण में,
तो यह मुख्य फोकस यप से आती हुई जो है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यप से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है और इस तरह से इसे क्या होती है, फैल जाती है। ऐसे दूसरी किरण यहाँ वक्ता केंद्र सी होता है, दूसरी किरण जो है कि वक्ता केंद्र सी से होकर जाती है, इस तरह से वक्ता केंद्र सी से होकर जाती है और अपवर्तन मतलब परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें यहाँ काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, और जिस बिंदु पे काटती हैं दोनों परावर्तित किरणें वहाँ इस वस्तु ए बी मतलब ए का एक के जो बिंदु ए डैश है, ए का प्रतिबिंब ए डैश पे बन जाता है और यहाँ से लंब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि देखिए वस्तु यहाँ मान लीजिए ये उत्तल दर्पण लगा है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु मान लीजिए यहाँ उत्तल दर्पण से लगा है, इसी के पीछे सामने एक वस्तु है, तो वस्तु का अंदर प्रतिबिंब बन रहा है ना, उत्तल दर्पण के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अंदर बन रहा है और सीधा बन रहा है ना, इसीलिए हम जो है किसी भी वाहन का जो है पास मतलब किसी भी वाहन द्वारा हम पार्श्विक की दृश्य को देखने के लिए, दृश्य को देखने के लिए उसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं, उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाया कि नहीं है। और आप देखिए बाइक में और कहीं तो शीशे में छोटा ही तो वस्तु दिखाई देता है पीछे का, ये थोड़ी ना कि जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा दिखाई देगा। कोई बाइक पीछे कोई बाइक लेके आ रहा है तो आप जब बाइक चलाइए मान लीजिए तो शीशे में देखिए तो बाइक वाला बहुत छोटा दिखाई देता है, तो यही है प्रतिबिंब के कारण। क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसका जो बाहरी तल होता है ना वक्रित होता है, वक्र के आकार का होता है। इसलिए यह दर्पण जो है बहुत ज़्यादा वस्तुओं का प्रतिबिंब कम क्षेत्र में बना देता है छोटा करके। तो पेपर में आएगा तो इसे लिख दीजिए, क्योंकि यह जो है उत्तल दर्पण इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यह किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उससे छोटा बनाता है, और इसीलिए हमें जो है इसीलिए हम किसी भी वाहन द्वारा पीछे का दृश्य देखना हो तो उसमें उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। हो गया कि नहीं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का उत्तर क्या होगा बताइए। तीसरे का उत्तर कह रहा है कि सौर भट्ठी अपने उत्तर की मतलब सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण यूज किया जाएगा। सौर भट्ठी सोचिए, सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण यूज किया जाएगा। सौर भट्ठी नहीं जानती आप सब। सौर भट्ठी मतलब जिससे खाना वाना एक भट्ठी आता है ना, जिससे खाना वाना पकाया जाता है ज़्यादातर, तो सौर भट्ठी एक ऐसा चीज़ होता है ना, जैसे सौर भट्टी में हम उत्तल दर्पण मतलब अवतल दर्पण यूज़ करेंगे। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण हम इसलिए यूज़ करते हैं सौर भट्टी में, सौर भट्टी मतलब सूर्य की भट्टी, सौर भट्टी मतलब सूर्य के द्वारा, देखिए नाम से स्पष्ट है सौर भट्टी मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा जो भट्टी मतलब जो गर्म होता है, भट्टी पे तो खाना पहले बनता था, भट्टी उट्टी ना तमाम, तो वो सूर्य के प्रकाश द्वारा वो गर्म होता था। तो इसमें अवतल दर्पण इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है कि मान लीजिए ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये M1 है, ये M2 है, ये ध्रुव P है और ये मुख्य फोकस F है और ये वक्ता केंद्र C है। तो मान लीजिए हमें खाना बनाना हो, सौर भट्टी को इसी पे हम रख देंगे, सौर भट्टी को क्या करेंगे इसी पे से रख देंगे सौर भट्टी को, और इस पर हम जो है चावल और रख दिए हैं कुछ। अब यहाँ से क्या होगा कि प्रकाश की किरणें से समांतर आएंगी, तो ये जो है प्रकाश की जो सूर्य की जो किरणें आएंगी या इस भट्टी से होते हुए जाएंगी, मतलब ये यफ मुख्य फोकस यफ से होते हुए जाएंगी, जिससे कि यह भट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और चावल जल्दी से पक जाएगा। इसीलिए हम सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण यूज़ करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है, प्रकाश की तमाम समांतर किरणों को जो है ये मुख्य फोकस यफ से होकर जाने देता है, मतलब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यफ से होकर जाती है। अब इसी पे आप भट्टी रख दीजिए, सौर भट्टी, इसी में कुछ रख दीजिए खाना बनाने के लिए कुछ सामान, जल्दी वो पक जाएगा, क्योंकि सभी किरणें यहीं पर फोकस हो जा रही है ना, सभी किरणें यहीं पर आ रही हैं, जिससे गर्म हो जाएगा ज़्यादा, कि नहीं। समझ में आया कि नहीं है सब। तो अब इसके बाद जो है आप सब, इसके बाद जो है बता रहे हैं आप सबको, देख लीजिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल जरूर आएगा एकदम निश्चित है। ये ऑप्शन में भी आपका 20 नंबर का आता है OMR भरने के लिए। तो पहला कह रहा है कि किसी दर्पण, कोई दर्पण है से आप चाहे कितनी ही दूरी पर दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा बताइए। तो देखिए कोई भी, देखिए दर्पण या तो सीधा कभी तभी मिलेगा जब वह तो समतल दर्पण हो,
क्योंकि समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। समतल दर्पण मतलब शीशा जो होता है, या उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण द्वारा भी हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। तो यही कह रहा है कि आप वस्तु को चाहे जहाँ रखिए, मतलब शीशे के सामने या उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखिए तो उसका जो है सदैव क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं है। इसके बाद कह रहा है दूसरा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया। ये निर्वात में जब फिक्स है कि आएगा, ऐसे ही आता है। अब आ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। इसके बाद कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है कि इससे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या r होता है वह फोकस दूरी का क्या होता है, दुगना होता है ना। तो जब देखिए, और उत्तल दर्पण का फोकस जो है पॉजिटिव होता है कि ऋणात्मक, मतलब धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, क्या होता है, धनात्मक। तो यहाँ फोकस दूरी दिया है 2 × और 20 दिया है, तो 20 दूरी 40 होगा कि नहीं। तो इस तरह से हम, क्योंकि r जो त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है, दुगना होता है। तो 40 सेंटीमीटर, इसका जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण जो होता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब में जो है सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है, ये पूछ रहा है, मतलब कहाँ बनता है। तो आप ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण से जो है प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी और भी है, मैं बता रहा हूँ।